सत्य शिव का रूप लेकर खुद प्रकट अब हो रहा है। जानवी का हृदय व्याकुल हर्ष विह्वल रो रहा है। फिर यहाँ अभिषेक होगा, फिर यहाँ अभिषेक होगा, फिर यहाँ डमरू बजेगा, फिर यहाँ पर विश्व के कल्याण का गोपुर सजेगा। फिर मिलेगा तेज, मेरा शिव मुझे फिर से दिखेगा। ये ज्ञान वापी से प्रेरित लग रही है आपकी ये कविता। हाँ, ऐसे कई मंदिर हैं जहाँ पर इस तरह की प्रेरणा मिलती है। आपको कब लगा कि मैं लिख भी सकता हूँ? इसका योगदान मेरे पिताजी का ही है। प्रेम का आध्यात्मिक स्वरूप जो है वो करुणा है, और साहित्य के माध्यम से आप अधिक करुण होते हैं, और करुणा जो है आपको जीवन के उस कोमलता से परिचित करवाती है जो आपके अंदर ही होती है, लेकिन बड़े होने के क्रम में या आगे जाने की दौड़ में आप उसको कहीं पीछे छोड़ाते हैं। ऑल इंडिया रैंक 26 1999 में। संस्थाओं में जो लोग उस समय बैठे हुए थे, लेफ्टिनेंट जनरल सुरेंद्र नाथ उस समय के चेयरपर्सन थे, उनसे मैं 20 साल के बाद मिला। जब मेरी दिल्ली में पोस्टिंग हुई तो मैंने कहा कि उस व्यक्ति को खोज निकालना चाहिए जिसने ऐसा साहसिक निर्णय लिया था। आईएएस की सीट्स बहुत लिमिटेड हुआ करती थी, 55 सीट होती थी कुल, तो मुझे आईएएस नहीं मिलता, लेकिन मुझे आईएएस मिला। आशुतोष जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि एज एन एडमिनिस्ट्रेटर और एज एन ऑथर आप अपनी लेगेसी किस तरह से चाहेंगे कि लोग आपको याद रखें? जो कुछ भी हो रहा है वो ईश्वर की कृपा से ही हो रहा है, मेरे इसमें कोई योगदान नहीं। मेरे लिए ये लेखन या अध्ययन ध्यान के बराबर है। लोग समझना चाहेंगे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का क्या काम होता है? ये एक ऐसा संघ, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी अपनी चुनौतियां हैं। इसका अपना स्केल, ऑपरेशंस का स्केल जो है इतना विराट और इतना व्यापक है। फूड सस्टेनेबिलिटी और जो फार्मर्स के राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एफसीआई का क्या रोल रहता है? 80 करोड़ लोगों को जो है मुफ्त अनाज दिया जा रहा है, और मुझे लगता है कि इससे बड़ी योजना तो कोई विश्व में है नहीं। नमस्कार, जागरण मंथन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। क्या कभी आपने ये बात सुनी है कि कोई एक सिविल सर्वेंट जिसने देश के कई महत्वपूर्ण एडमिनिस्ट्रेटिव पोर्टफोलियोज पर काम किया हो, बतौर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट असम के कई डिस्ट्रिक्ट्स में अपनी सर्विसेज दी हों, वहाँ पे तैनात रहे हों, उसके साथ साथ एक क्रिएटिव और वर्सेटाइल पर्सनालिटी, न केवल एक ऑथर, एक लेखक, बल्कि एक कवि, एक पोएट भी, जिनकी 9 किताबें करीबन छप चुकी हैं, सबको बेहद प्यार मिला है। ऐसी कविताएं जिनको देश के कई जाने माने चेहरों ने, सिंगर्स ने उनकी कविताओं को अपने बोल दिए हों, उनको गाया हो, भजन ऐसे लिखे हों, साहित्य की तरफ इतना झुकाव। आज हमारे साथ जागरण मंथन में ऐसे ही एक पर्सनालिटी हैं, 1999 बैच के आईएएस ऑफिसर जो प्रेजेंटली सीएमडी हैं एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के, जिनकी किताबों को इतना प्यार मिला है क्योंकि अगर युवा देश का इन किताबों के बारे में बात कर रहा है तो कोई तो बात होगी इन किताबों में, इन कविताओं में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते स्मृति जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने इस बातचीत के लिए मुझे बुलाया, और मैं आपको और आपके माध्यम से जागरण मंथन के सभी दर्शकों को अपना नमस्कार देना चाहूँगा, और आशा करता हूँ कि इस बातचीत के माध्यम से हम जीवन के विभिन्न पहलुओं को छूने का प्रयास करेंगे, और उनसे अगर युवाओं को या समाज में रह रहे अन्य लोगों को कोई संदेश, कोई सकारात्मक संदेश मिलता है तो ये बातचीत सार्थक होगी। आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और वाकई में मुझे बहुत खुशी हो रही है कि किताबों के माध्यम से देश में जो लोग काम कर रहे हैं, साहित्य पर कई सालों से जो काम हो रहा है, देश के युवाओं को टच करना, वो एक लहर होती है जो फोकस में रहती है, क्योंकि कहते हैं यही अगले टॉर्च बेयरर्स होने वाले हैं, यही इन्हीं के हाथों में देश की कमान होने वाली है। ऐसे में जो आपकी किताबें हैं वो एक बहुत कारगर रोल प्ले कर रही हैं। शुरुआत करूं अपने सवालों की, उससे पहले आपकी एक कविता बहुत फेमस है, नंदी। उस कविता से शुरुआत करें आज।
हाँ हाँ बिल्कुल। जिस कविता की आप बात कर रहे हैं, नंदी की प्रतीक्षा, ये मैंने कुछ वर्ष पहले लिखी थी। और एक मंदिर में, क्योंकि मंदिरों में मेरा जाना होता रहता है, मुझे मंदिर जाना अच्छा लगता है, विशेषकर जितने भी भारतवर्ष में पुराने मंदिर हैं। और मेरा मानना है कि जितने भी पुराने मंदिर हैं वो वैज्ञानिक पद्धति से बनाए गए हैं और प्राण चेतना के केंद्र हैं। तो मुझे ऐसे मंदिरों में जाना अच्छा लगता था। तो वहाँ पर एक दृश्य देखा था, एक नंदी की मूर्ति थी, और उससे जो है मैंने इस कविता की रचना की, क्योंकि नंदी प्रतीक्षा का, संयम का प्रतीक है। और शिव की आराधना बिना प्रतीक्षा और संयम के नहीं हो सकती। तो इसमें नंदी की प्रतीक्षा है, और नंदी इस प्रतीक्षा के माध्यम से क्या कहना चाह रहा है, इसको बताती है ये कविता, नंदी की प्रतीक्षा। कि युग युगों से धैर्य धारे, युग युगों से धैर्य धारे, है जमा गंगा किनारे, पाँव मोड़े हाथ जोड़े, साधनारत आस घोले, चेतना की धारियों पर ले प्रतीक्षा के फफोले। आज वह फिर मुस्कुराया, आज वह फिर मुस्कुराया, वक्त ने ढांढस बंधाया, और उस विश्वास की प्रतिमूर्ति ने फिर गीत गाया। युग युगों से धैर्य धारे, युग युगों से धैर्य धारे, मैं यहीं गंगा किनारे, कह रहा चुपचाप रहकर वेदना का दंश सहकर, कोई भी इतिहास लिख ले, खुल रहे अन्याय सारे। वे लिए तलवार आए, वे लिए तलवार आए, देख वैभव सक पकाए, ज्ञान गौरव भक्ति सौरभ, ईर्ष्या से तिल मिलाए। अस्मिता को रौंदते वे, रक्त की धारा बहाते, आस्था के गर्भगृह में गर्व मेरा वे झुकाते। स्वर्ण निधि से जगमगाते, राष्ट्र पर नजरें जमाए, चिर सनातन को मिटाने वासना के गिद्ध आए। किंतु युग करवट बदलता, किंतु युग करवट बदलता, अब सुखद संदेश लाता, पत्थरों में प्राण पावन के पुनः अवशेष पाता। सत्य शिव का रूप लेकर खुद प्रकट अब हो रहा है, सत्य शिव का रूप लेकर खुद प्रकट अब हो रहा है। जानवी का हृदय व्याकुल, हर्ष विह्वल रो रहा है। फिर यहाँ अभिषेक होगा, फिर यहाँ अभिषेक होगा, फिर यहाँ डमरू बजेगा, फिर यहाँ पर विश्व के कल्याण का गोपुर सजेगा। फिर मिलेगा तेज, मेरा शिव मुझे फिर से दिखेगा। शीघ्र होगा अंत मेरी तिक्त लंबी रात का, सुन रहा उद्घोष मैं कैलाश से प्रभात का। फिर खुलेगा द्वार, फिर खुलेगा द्वार, मेरे देव का श्रृंगार, होगा यज्ञ मंत्रोच्चार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बहुत सुंदर ये कविता है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो प्रेरित है ये कविता, ये ज्ञान वापी से प्रेरित लग रही है आपकी ये कविता। हाँ, ऐसे कई मंदिर हैं जहाँ पर इस तरह की प्रेरणा मिलती है। और मुझे तो लगता है कि जितने भी प्रतीक हैं हमारे धर्म के, हमारे दर्शन के, वो हमें जीवन के बहुत सारे संदेश देते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि नंदी प्रतीक है संयम और प्रतीक्षा का, और इसलिए वो ईश्वर को, शिव को इतने प्रिय हैं। ये कोई है जो हमेशा इस प्रतीक्षा में रहता है कि सबसे पहला दर्शन उसी को मिले, और उसके लिए उसने जो साधना की है, जो प्रतीक्षा की है, वो तब फलीभूत होती है जब द्वार खुलता है और उसे अपने आराध्य के दर्शन होते हैं। अब मैं ये सोच रही हूँ कि मैं ये सवाल कहाँ से शुरू करूँ, आपकी शुरुआत की जर्नी से कि आपके साहित्य से। तो मुझे लगता है कि मैं शुरुआत की जर्नी से अब अपना जो सवाल है वो शुरू करती हूँ। देखिए, अक्सर क्या होता है ना, जो जितने लोगों से मेरी चर्चा हुई है शो के दौरान, शो से बाहर, तो हर किसी का मोटिवेशनल जो लेवल होता है एक सिविल सर्वेंट बनने का, आईएएस ऑफिसर बनने का, यूपीएससी का, अलग अलग इंस्पिरेशन होते हैं, अलग अलग मोटिवेशन होता है, और उस मोटिवेशन के अलग अलग लेवल होते हैं। तो आपका क्या मोटिवेशन था? कानपुर से आपका जन्म हुआ कानपुर में, कानपुर से आप आते हैं, और ये जो बेल्ट है ना, ये सारा ये होता है कि अधिकारी बनना है, वाइट कॉलर जॉब होनी चाहिए। क्या इंस्पिरेशन थी आपकी? ये मैंने पहले भी बताया है कि अपने इस संकल्प का प्रकटीकरण या इसकी उद्घोषणा मैंने सबसे पहले तब की थी जब मैं कक्षा 5 में था। और उस समय मुझे वाकई ये पता नहीं था कि एक आईएएस ऑफिसर क्या होता है और क्या करता है। लेकिन एक आकर्षण था, क्योंकि जिस स्कूल में मैं पढ़ता था वहाँ के एनुअल फंक्शंस में या स्पोर्ट्स मीट में
अक्सर अधिकारियों को बुलाया जाता था मुख्य अतिथि के तौर पे। और ये वही समय था जब आप आस-पास भी देखते थे समाज में, जैसा कि आपने कहा यूपी बिहार में ये एक मुझे कहेंगे स्थापित मान्यता है कि सभी को जो है यूपीएससी में कम से कम अपना लक आज़माना ज़रूर चाहिए। और उस समय उड़ान सीरियल भी आता था जिसमें एक ईमानदार पुलिस अधिकारी है, वो तमाम चुनौतियों और संघर्षों को पार करती हुई यहाँ तक पहुँची है। तो इन सब ने मुझे लगता है कि मुझे प्रेरित किया और कहीं न कहीं इस संकल्प को बहुत गहरा मेरे मनमानस में बिठाया और इसके लिए मैंने फिर यत्न करना शुरू किया, प्रयास करने शुरू किए, पढ़ाई करनी शुरू की। और प्रारंभ से ही मुझे डिबेट्स में या क्विज़ कॉम्पिटिशन्स में या एसे राइटिंग कॉम्पिटिशन्स में या एलोक्यूशन वगैरह में काफ़ी रुचि थी। और मुझे लगता है कि ईश्वर की कृपा से कहीं न कहीं जो प्रारंभिक दिनों में जो सफलता प्राप्त हुई उसने मुझे और मोटिवेट किया इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए। और इसमें मेरी शिक्षकों की और मेरे माता पिता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा इंस्पायर किया कि इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है और तुम कर सकते हो। और मुझे भी लगने लगा कि मैं कर सकता हूँ। और मेरी चूँकि साहित्य में रुचि थी, हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में सोचना या पढ़ना या लिखना तब तक मैंने शुरू कर दिया था। और सामान्य ज्ञान के विषय में भी जैसा कहा क्विज़ कॉम्पिटिशन्स वगैरह में पार्टिसिपेट करते थे। अपने एक्सप्रेशन को और पॉलिश करने के लिए जितनी भी आपकी उस समय मैगज़ीन्स आती थीं और उनमें कहीं भी कोई ऐसे कॉन्टेस्ट होता था तो मैं कोशिश करता था कि भले ही मेरी एज उस समय बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में 18 वर्ष का होना आवश्यक होता था, लेकिन मैं फिर भी जो है अपने एसेज भेजता था। और ईश्वर की कृपा है कि वो एसेज भी छपने लगे। तो कहीं न कहीं इन सारी बातों ने उस संकल्प को और पुष्ट किया। और फिर जैसे जैसे आगे बढ़े तो प्रिपरेशंस शुरू की और ईश्वर की कृपा से अंततोगत्वा हो गया। साहित्य की तरफ आपका झुकाव हमेशा से रहा? बचपन से रहा और इसका श्रेय मैं अपने पिता को देना चाहूँगा, क्योंकि वे हिंदी और अंग्रेज़ी के अध्यापक थे और उनके मुंह से जितने भी प्रमुख लेखक थे दोनों भाषाओं के, उनकी बहुत सारी अच्छी कविताएं या अच्छी बातें मुझे उनके मुख से सुनने को मिलती थी। तो उन ध्वनियों ने, उन शब्दों ने मेरे मनमानस को प्रभावित किया, मेरे चेतन अवचेतन मस्तिष्क पर उसका प्रभाव पड़ा। चाहे वो जब भी वो बोलते थे शक्ति के विद्युत कणों, शक्ति के विद्युत कण हैं व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उनका करें समस्त विजयनी मानवता हो जाए। चाहे प्रसाद की पंक्तियाँ हों या ब्राउनिंग की आई वॉज एवर अ फाइटर सो वन फाइट मोर। तो कहीं ना कहीं जो भी अच्छा साहित्य होता है या अच्छे शब्द होते हैं वो आपको कहीं इस तरह से प्रभावित करते हैं कि वो आपको पता भी नहीं चलता। क्योंकि ऐसे क्षण सबके जीवन में आते हैं जब वो निराश हताश होता है, ऐसे अंधियारे भरे क्षण सबके जीवन में आते हैं, असफलता सबके जीवन में आती है, लेकिन ये ही शब्द होते हैं, ये अच्छा साहित्य होता है जो आपको उस क्षण से उबार लाने की सामर्थ्य रखता है। तो मेरा तो दृढ़ विश्वास है कि साहित्य बहुत आवश्यक है और साहित्य मनुष्य को बेहतर बनाने का सबसे सशक्त माध्यम है, उसे मनुष्य बनाए रखने का सबसे सशक्त माध्यम है। लिटरेचर के बारे में ये कहा जाता है कि जितनी भी सिविलाइजेशंस आई, जितने भी लोग आए, तो लिटरेचर एक बहुत पावरफुल वेपन, देखने में बात करने में ऐसा लगेगा कि ये बहुत हल्का फुल्का एक फील्ड है, लेकिन वो इतना पावरफुल वेपन है। साहित्य ने, जो आज हम जहाँ कहीं भी हैं, साहित्य ने एजुकेशन को मोल्ड करने में एक बहुत अहम भूमिका निभाई है। और ये जनरेशन टू जनरेशन, जैसे अब जो 500 वर्ष पहले था, हमें कैसे पता चलेगा? तो ये साहित्य जिस तरह से डेवलप हुआ, जिस तरीके से चीज़ें डेवलप हुई, और आज भी इस ग्रूमिंग की बहुत ज़रूरत है कि लिटरेचर की तरफ लोगों का झुकाव ऐसा ही बना रहे। इसलिए डिजिटलीकरण होने के बावजूद भी, एक डिजिटल रेवोल्यूशन होने के बाद भी, जो किताबें हैं
वो अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक मीडियम है। इसीलिए बुक फेयर्स होते हैं, इसीलिए लोग जा जा कर के साहित्य वहाँ पे खड़े घंटों अपना समय लगाते हैं कि एक अच्छी साहित्य की किताब मिल जाए, एक अच्छी किताब मिल जाए। एक किताब को ढूंढने के लिए या कुछ किताबों को पढ़ने के लिए लोग अपना पूरा पूरा समय आज भी देते हैं। अगर मैं आपकी जर्नी के बारे में बात करूं, क्योंकि आपने बहुत इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियोज़ पे, एडमिनिस्ट्रेटिव पोर्टफोलियोज़ में काम किया। ऑल इंडिया रैंक 26 1999 में, बहुत बड़ी बात उस वक्त थी। मतलब मुझे लगता है कि जब आपका ये रिज़ल्ट आया होगा तो उस वक्त तो अलग ही वक्त था ना, कि पड़ोसी रिश्तेदार, ऐसा लगता है सबके वहाँ कोई ना कोई, हमारे ही घर में एक IAS ऑफिसर, एक अधिकारी बन गया है। तो जो आपकी वो जर्नी शुरू हुई थी, उसके बाद आपकी पोस्टिंग्स हुई। सबसे पहला पार्ट ये कि वो जो आलम था, जब ये पता चला कि आप एक IAS ऑफिसर बन गए हैं, वो कैसा था घर में रिएक्शन? उसके बाद जब आपका काम शुरू हुआ, पोस्टिंग शुरू हुई, तो सबसे जो महत्वपूर्ण आपको लगे कि मेरे लिए, मेरे करियर में या मेरे लाइफ में एक गेम चेंजिंग पोस्टिंग ये रही है? सबसे पहले तो मैं आपको उस कहानी से परिचित कराना चाहता हूँ जो मेरे सिलेक्शन से जुड़ी हुई है, क्योंकि वो काफ़ी रोचक कहानी है। 1999 में जब UPSC का सिविल सेवा 98 का नतीजा निकला, जो कि 25 मई 1999 को निकला था, उस समय मेरी रैंक 277 आई थी। और जब मार्कशीट आई थी तो उस समय तक मैंने ये तय कर लिया था कि मैं, क्योंकि राज्य पुलिस सेवा में भी मेरा चयन हुआ था, तो मैं ट्रेनिंग करने के लिए, ट्रेनिंग के कुछ महीने एक अंश करने के लिए मैं मुरादाबाद गया था। और मैं सिर्फ अपने आप को टेस्ट करना चाहता था कि उस रिगरस फिज़िकल ट्रेनिंग को मैं कर सकता हूँ या नहीं। तो मैं वहाँ था, तो मेरे पिताजी का फ़ोन आया था। उस समय तो मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे, तो वहाँ की लाइब्रेरी में फ़ोन आया कि तुम्हारा रिज़ल्ट चेंज हो गया और तुम्हारी रैंक 26 हो गई। ये इस वजह से हुआ था क्योंकि जब मार्कशीट आई थी उस समय इंग्लिश लिटरेचर मेरा सेकंड ऑप्शनल था। उसके सेकंड पेपर में 70 नंबर थे 300 में से, जबकि पहले पेपर में 178 थे, 178, और बाकी भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के दोनों पेपर्स में भी इसी रेंज में थे, जनरल स्टडीज़ में भी इसी रेंज में थे, एसए में 200 में से 160 थे। तो कुल मिलाकर सब में कंसिस्टेंटली अच्छे थे। और एक दिन की मुझे छुट्टी मिली थी मुरादाबाद से, और हर रात मुझे लगता था कि ये नंबर मेरे नहीं। कहीं ना कहीं कोई ऐसी ईश्वरीय प्रेरणा थी जो मुझे बताती थी कि ये नंबर मेरे नहीं है। और मैंने एक हाथ से चिट्ठी लिखी। मुझे पता भी नहीं था कि चिट्ठी में क्या लिखना है या किसको चिट्ठी लिखनी है। हाथ से चिट्ठी लिखी कि मुझे लगता है कि ये नंबर मेरे नहीं है, ये मेरी मार्कशीट अटैच्ड है, इसमें आप देखेंगे तो सब में कंसिस्टेंटली अच्छे हैं। और पिछली दफ़ा जब मैंने मेंस लिखा था उस समय मेरे इस पेपर में 138 नंबर आए थे, तो मुझे कहीं ना कहीं ये विश्वास था कि इस बार उससे काफ़ी बेहतर हुआ है, तो ये नंबर मेरे वाकई नहीं। अब ये चिट्ठी, हाथ से लिखी चिट्ठी भेज दी, और कुछ समय बाद अखबार में ये खबर आती है जिसकी सूचना मुझे मेरे पिता ने उस फ़ोन के माध्यम से दी थी कि अभी अभी तुम्हारा मित्र जो है एक समाचार पत्र लेके आया है, द हिंदू, और इसमें ये कहानी छपी है कि द UPSC रिज़ल्ट हैज़ बीन चेंज्ड और तुम्हारी रैंक 26 हो गई। मेरे नंबर उस पेपर में 176 थे, जो किसी क्लरिकल एरर की वजह से मेरे में चढ़ गए थे। 70 किसी और के थे, 176 मेरे नंबर किसी और के में चढ़ गए थे। यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि संस्थाएं बनती कैसे। अब UPSC जैसा इंस्टीट्यूशन अगर उसकी क्रेडिबिलिटी है तो इस वजह से है क्योंकि उसके अंदर ये साहस था कि जब उसे पता चला कि उससे एक गलती हो गई है, उसने उस गलती को स्वीकार किया और उस रिज़ल्ट को बदला। तो मेरा जो सिलेक्शन है, जैसे आलम बोल रही है ना, कैसा आलम था, तो उस समय तो ये आलम नहीं था, क्योंकि मुझे सेंट्रल सर्विसेज की कोई सर्विस मिलती, IAS नहीं मिलती, क्योंकि वो दौर था 98 से 2002 का, जब IAS की सीट्स बहुत लिमिटेड हुआ करती थी, 55 सीट होती थी कुल। तो मुझे IAS नहीं मिलता, लेकिन मुझे IAS मिला, इस चमत्कार के माध्यम से मिला। संस्थाओं में जो लोग उस समय बैठे हुए थे, लेफ्टिनेंट जनरल सुरेंद्र नाथ उस समय के चेयरपर्सन थे, उनसे मैं 20 साल के बाद मिला। जब मेरी दिल्ली में पोस्टिंग हुई तो मैंने कहा कि उस व्यक्ति को
खोज निकालना चाहिए जिसने ऐसा साहसिक निर्णय लिया था। मैं उनसे मिलने गया, मैंने अपना आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा मुझे पूरी कहानी आज भी याद है और तुम्हारी चिट्ठी आई थी जिसे मैंने एक जॉइंट सेक्रेटरी को दिया कि पूरे फैक्ट्स वेरीफाई करो और मुझे बताओ। उसने आके बताया कि वाकई गलती हो गई है, और जब वो गलती हो गई, पता चल गई, तुम्हारी आंसर स्क्रिप्ट दोबारा चेक कराई गई, 176 नंबर तुम्हारे थे जो तुम्हारे में ऐड किए गए और रिज़ल्ट मॉडिफाई किया गया। तो ये उससे पहले भी कभी रिज़ल्ट चेंज नहीं हुआ है, उससे बाद में भी कभी चेंज नहीं हुआ है। तो ये केवल एक ऐसी घटना है यूपीएससी में जब रिज़ल्ट मॉडिफाई हुआ। मगर ऐसा होता है क्या? अब ऐसा हुआ है। अब क्लरिकल मतलब उस वर्ष हुआ जी। और उस बार हुआ, वैसे नहीं, सामान्यतः नहीं होता क्योंकि बहुत रिगरस प्रोसीजर्स हैं, बहुत ही अच्छे से चेकिंग होती है। बट हुआ और उन्होंने उस चीज़ को स्वीकार किया और रिज़ल्ट ठीक किया। तो मेरा जो एंट्री थी आईएएस में बहुत ही ड्रामेटिक अंदाज में हुई और उसके बाद मुझे असम काडर एलोकेट हुआ। आई वाज एलोकेटेड टू द असम काडर। असम मेघालय जॉइंट काडर है, लेकिन इन दोनों राज्यों में शुरुआत में ही ये निर्णय हो जाता है कि आप असम में अपनी सेवाएं देंगे या मेघालय में देंगे। हालांकि बाद में भी ये संभावना बनी रहती। तो मैं असम पहुंचा और मेरी पहली पोस्टिंग जो है वो एक ट्रेनी के रूप में नौगांव में हुई, जहाँ पर प्रशासन समझने के लिए आपको 1 साल दिया जाता है और आपको एक वहाँ के डीएम के अंडर में ट्रेनिंग करनी होती। वो की। उसके बाद बहुत, जैसा कि आपने कहा, बहुत सारे ऐसे असाइनमेंट्स हुए जिन्होंने जीवन के, प्रशासन के उन पहलुओं से परिचित करवाया जहाँ आपकी संवेदना की भी परीक्षा होनी होती है, जहाँ आपकी प्रत्युत्पन्न मति की भी परीक्षा होनी होती है, जहाँ आपकी क्षमता की भी परीक्षा होनी होती है। लेकिन मुझे लगता है बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आपका कंडक्ट कैसा है, आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है, आपकी इमेज कैसी है, जो कि बनती है थोड़े से समय के बाद, जब आप लोग आपको देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तरह तरह से आपकी परीक्षा ले लेते हैं। उसके बाद आपकी इमेज और क्रेडिबिलिटी बनती या बिगड़ती है। एक बार बन जाती है तो आपका काम काफ़ी आसान हो जाता है। असम काडर की आप बात कर रहे हैं, तो असम एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे फ्लड्स, क्योंकि मॉनसून का ये मौसम है, तो फ्लड्स एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें मुझे लगता है कि एज अ डीएम जब आपने काम किया होगा वाकई में चैलेंजिंग रहा होगा। इसके साथ साथ इलीगल इमिग्रेशन की बात होती रहती है वहाँ पे। ऐसा कोई इंसिडेंट, क्योंकि हमने गेम चेंजर की आपसे बात करी, तो ऐसा कोई इंसिडेंट जहाँ पे आपको लगा हो क्विक आपको डिसीजन लेना हुआ हो आपको कि अगर मैं अभी ये डिसीजन नहीं लूँगा, क्योंकि ये सारा ये पब्लिक सर्विस होती है जिसको अक्सर कहा जाता है ये बहुत थैंकलेस काम होता है, लेकिन इसके साथ साथ जो आप एक सेटिस्फैक्शन, क्योंकि मेरी जितनी भी बात हुई जितने भी ब्यूरोक्रेट से, खासकर जो आईएएस ऑफिसर्स जो फील्ड में काम कर रहे हैं, कि इतना सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हमारे उस क्विक डिसीजन से अगर लोगों को हेल्प मिल रही है या कहीं पे जान माल का खतरा कम किया जा सकता है। तो ऐसा कोई आपके साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो? पहली बात तो मुझे नहीं लगता कि थैंकलेस जॉब है, और आपने खुद ही कहा कि आपको इतना सेटिस्फैक्शन मिलता है अगर आपने अच्छा काम किया। साथ साथ बहुत स्नेह और सम्मान भी मिलता है। और असम बहुत ही सुंदर, बहुत खूबसूरत, बहुत ही अच्छा राज्य है और मैंने 20 साल तक लगातार वहाँ काम किया। 20 सालों के बाद मैं केंद्र में आया और पिछले लगभग 5.5 वर्षों से दिल्ली में हूँ। असम में जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो भरपूर है। आप वहाँ जाते हैं, जैसे ही फ़्लाइट लैंड करती है आपको दिखता है कि कितना हरा भरा, कितना सुंदर है। और वहाँ की सौंदर्य की में विविधता भी है, क्योंकि ज़्यादातर इलाके तो घाटी के हैं, वैली के हैं, ब्रह्मपुत्रा वैली या बराक वैली, कुछ हिली रीजन्स भी हैं। बट कुल मिलाकर वहाँ के चाय बागान हो, वहाँ की ब्रह्मपुत्र नदी हो या बराक नदी हो या बाकी घाटी हो, सब मिलाकर वहाँ के लोग, वहाँ की धरा बहुत ही सुंदर और लोग भी बहुत ही सरल हैं, बहुत सरल हैं। लेकिन हाँ, प्राकृतिक आपदा जो बाढ़ के रूप में वहाँ आती है या भूस्खलन के रूप में आती है, वो होती है और हर साल बाढ़ आती है। क्योंकि ब्रह्मपुत्र को जब आप देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि एक सामान्य नदी नहीं है, वो एक ऐसा बहता हुआ सागर प्रतीत होता है
जिसका और छोर आपको कभी और कहीं कहीं नहीं दिखाई देता। लेकिन ये वही ब्रह्मपुत्र है जिसने वहाँ की संस्कृति को सींचा, जिसने वहाँ पे समृद्धि की बौछार की। तो अगर प्राकृतिक आपदा है तो उस आपदा में अवसर भी है। लेकिन बाढ़ के समय में चुनौतियाँ होती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उस चीज़ को वहाँ की जनता ने स्वीकार भी कर लिया है, उसे जीवन शैली का एक भाग भी बना लिया। तो आप अगर वहाँ देखेंगे तो आपको उस समय में परेशानियाँ हैं, मुश्किलें हैं, लेकिन आपको चेहरे पर मायूसी नहीं दिखाई देगी, चेहरे पर उदासी नहीं दिखाई देगी। उसी बाढ़ में खेलते हुए आपको बच्चे भी मिलेंगे, नाव से जाते हुए लोग भी मिलेंगे, और उन्होंने उस संघर्ष से, उस चुनौती से निपटना सीख लिया। अब उसको ब्रह्मपुत्रा को कैसे टेम किया जाए, कैसे उस बाढ़ को रोका जाए, कैसे उस इरोजन को रोका जाए, इसके प्रयास सरकार के स्तर पे लगातार होते रहे। लेकिन वो बहुत बड़ी चुनौती है और बहुत उसमें रिसोर्सेज भी लगने हैं। इस वजह से उसको टुकड़ों में किया जा रहा है, और मुझे लगता है कि बाढ़ प्रबंधन के क्षेत्र में थोड़ी सफलता मिली है। दूसरी बात है, अर्बन फ्लड्स भी आज एक सच्चाई है, क्योंकि हमारे शहरों में इस तरह वो नॉर्मल बाढ़ नहीं है, लेकिन जल भराव है, क्योंकि लो लाइंग लैंड्स जो हैं वो फिलअप कर दिए गए, डेवलप कर दिए गए हैं, या जिस वैज्ञानिक पद्धति से वो विकास होना था वो नहीं हुआ। पॉपुलेशन का प्रेशर इस तरह था या डेवलपमेंट का प्रेशर इस तरह से था कि उसको तुरंत करना है, और अचानक एक अनप्लान्ड वे में वो डेवलपमेंट हो गया है। तो उस वजह से गुवाहाटी शहर में भी जल भराव होता था। और ये तो मैं श्रेय नहीं लेना चाहूँगा कि मैंने कोई चमत्कारिक निर्णय ले लिया जिसकी वजह से कुछ ऐसा सुधर गया। एक पूरी व्यवस्था काम करती है, जिसका मैं एक छोटा सा हिस्सा हूँ। हाँ, अपनी टीम को श्रेय देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने बहुत ही कठिन और मुश्किल हालातों में भी बहुत अच्छे काम किए। चाहे वो बाढ़ हो, चाहे वो डिब्रूगढ़ में गैस क्रैकर ज़मीन का अधिग्रहण हो, जिसमें प्रारंभ में कुछ चुनौतियाँ थीं, क्योंकि जब भी अधिग्रहण होता है किसी बड़े प्रकल्प के लिए तो उसमें लोगों को ये चिंताएं होती हैं कि वो विस्थापित हो जाएंगे, उन्हें उचित मुआवजा मिलेगा कि नहीं। लेकिन सारा काम मैंने तो सिर्फ जीवन में इतना ही सीखा है, जाना है कि अगर आप ट्रांसपेरेंटली करते हैं कोई भी काम और लोगों को ये लग जाता है कि इसमें इनकी मंशा सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट की है, तो कोई भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करता, और बहुत सारी चुनौतियाँ जो हैं धीरे धीरे सामान्य हो जाती। अब वो दौर वो भी था जब कुछ हिंसा की घटनाएं भी होती थीं, इंसर्जेंसी उस समय थी, और आज तो हालात सामान्य हैं, लेकिन उस समय कुछ घटनाएं होती थीं, वायलेंस की घटनाएं होती थीं। और डिब्रूगढ़ तिनसुकिया में कुछ श्रमिकों की हत्या हुई थी। वो एक कठिन दौर था, चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि किसी भी जीवन की इति, कोई भी मानव जीवन जो है वो तमाम संभावनाओं से भरा हुआ है। वो जब एक अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है तो किसी को अच्छा नहीं लगता, और उसके साथ साथ बहुत अवसाद, बहुत दुख साथ में आता है। तो वो सारी चीज़ें हैं। फिर गुवाहाटी में कुछ इश्यूज़ थे लैंड मैनेजमेंट को लेकर। कुछ ऐसे कमज़ोर तबके के लोग होते थे या जिनके कागज़ ठीक नहीं होते थे। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास शायद ये देखने के अवसर भी नहीं होते कि उनकी जो ज़मीन है जिस पे वो वर्षों से रह रहे हैं, उसके कागज़ उनके पास हैं भी या नहीं, या उस कागज़ में कहीं कोई कमी या खामी तो नहीं। तो उसका कोई फ़ायदा या उसका दुरुपयोग करके कोई कुचक्र अगर उस ज़मीन को हड़प ले तो वो एक बड़ी समस्या थी, जिसको संस्थागत रूप में ठीक करने के प्रयास किए थे। अब थोड़ी बहुत सफलता मिली, और ये संतोष भी है कि कोई आया तो अगर आपने उसको सुनकर उसकी समस्या का निदान ढूंढने का एक ईमानदार प्रयास किया तो भी बहुत। आपने कहा 20 साल आपने असम में सर्व किए, और खैर मैं तो कहूँगी कि आपकी ह्यूमिलिटी है कि आप लोग बताते नहीं हैं कि ऐसे कौन कौन से डिसीजंस होते हैं, या लास्ट मोमेंट पे ऐसी कौन सी सिचुएशन हुई जिसमें एक करेक्ट डिसीजन, क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, जो हम लोगों को पता चलता है, आम जनता को पता चलता है, वो ये पता चलता है कि हाँ ये सिचुएशन कंट्रोल में आ गई, या ये एक चैलेंज था, या ये एक आपदा आई जिसमें एक
इस तरीके से काम किया गया कि अभी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। हम तक सिचुएशन अंडर कंट्रोल वाला, या आम जनता तक, खैर हम तो पत्रकार हैं, आम जनता तक सिचुएशन अंडर कंट्रोल वाली बात पहुंचती है। लेकिन उसके पीछे जो अनसंग हीरोज़ होते हैं, मुझे लगता है हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक संस्था में ऐसे लोग होते हैं जो अनसंग हीरोज़ होते हैं, जिनके बारे में लोग अक्सर या कभी जान भी नहीं पाते हैं। जब भी देश की बात होती है, जब भी लोगों के हित की बात होती है, तो 20 साल जब आपने अपने जीवन के असम में बिताए, उससे पहले आप कानपुर में थे, यूपी में थे, वो एक बिल्कुल डिफरेंट टेरेन है। यूपी एक बिल्कुल अलग टेरेन है, और असम, जैसा आपने बोला, लोगों का स्वभाव बहुत सरल है, बहुत नेचुरल ब्यूटी, बहुत सीनिक ब्यूटी, और वहाँ का खान पान, वहाँ का कल्चर, रहन सहन, सब कुछ अलग है। ऐसे में आपको, जब आप अपनी ट्रेनिंग करके वहाँ पर पहुँचे थे, तो आप का जो पहला टेक था कि हाँ अब मैं, उससे पहले आप कभी असम गए थे? नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं गए थे। नॉर्थ ईस्ट कभी कभी गए थे नहीं। आप? तो जब आपका सबसे पहले पोस्टिंग आती है, आप वहाँ पे जाते हैं, तो आपका पहला जो रिएक्शन होता है वहाँ के लोगों से मिल करके, और एज अ IAS ऑफिसर आप वहाँ पर पहुँचते हैं, तो क्या वो रिएक्शन था? पहली बात तो ये है कि भाषा बिल्कुल अलग। शायद अनसंग रहना या पर्दे के पीछे रह के काम करना हमारे लिए आवश्यकता है। और मैं अभी भी उस ओल्ड स्कूल का हूँ जहाँ पर हमें ये बताया सिखाया गया था कि अपने काम को ईमानदारी से करना है और पर्दे के पीछे रह के करना, उसका प्रचार नहीं करना है। और इसलिए मैं जब भी इस तरह की बातचीत होती है तो मैं अपनी इस भूमिका के बारे में कम बात करना चाहता हूँ। आपने शो के पहले भी ये चीज़ बोली थी जी। कि आप मुझसे मेरी भूमिका के बारे में हाँ, कम बात क्योंकि करें। मुझे लगता है कि ये एक पहचान है, इस पहचान ने मुझे बहुत कुछ दिया है, जीवन के विषय में बहुत कुछ सिखाया है, बहुत सम्मान दिया है, बहुत आदर मिला है। लेकिन इससे इतर जो मेरी दूसरी पहचान है, जो एक कवि लेखक की ईश्वर की कृपा से बन रही है, उसके विषय में मुझे बात करना ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि प्रशासनिक दायित्व का निर्वहन करते हुए क्या किया, क्या नहीं किया, उसका ढोल पीटना अच्छा नहीं लगता। और ये बात सही है कि एक ऐसी व्यवस्था है जो 24 घंटे काम करती है, कम से कम फील्ड्स में वहाँ पर लगातार काम होता रहता है, बहुत अच्छा काम होता है, बहुत अच्छे उदाहरण हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि अच्छे उदाहरण कम सामने आते हैं और बुरे उदाहरण ज़्यादा सामने आते हैं। और आपने जैसा कहा कि बहुत सारी ऐसी घटना है जो दुर्घटना हो सकती थी, लेकिन वो एक प्रयास की वजह से जो है वो दुर्घटना नहीं बनी, तो उसका श्रेय जो है बहुत बड़ी व्यवस्था को मिलता है, या उसको मिलना चाहिए, लोगों को भी मिलना चाहिए। दूसरी बात है कि जहाँ तक परिवेश की बात है, एक उत्तर प्रदेश में कानपुर के परिवेश से असम में जाना एक बिल्कुल अलग तरह का अनुभव था। पहली बात है, उस समय असम के विषय में बहुत सारी भ्रांतियाँ भी थी, और कहीं ना कहीं एक भय तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक दुश्चिंता थी। एक नई जगह है जिसके विषय में मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, वहाँ जाके मुझे काम करना है। लेकिन अच्छी बात ये थी कि मेरे 2 बैचमेट्स वहाँ से थे, और उन्होंने असम के विषय में, और दोनों ही मुझे बहुत अच्छे लगे, और उनके माध्यम से मुझे असम के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिली। फिर पहली बार मुझे याद है सन 2000 में राजधानी एक्सप्रेस से मैं वहाँ पहुँचा था। रात में पहुँचा, मुझे ये भी नहीं पता कि किसे संपर्क करना है। ऑटो में बैठ के होटल ढूंढते हुए किसी एक सामान्य से होटल में रात गुजारी, और अगले दिन बस पकड़ के मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में पहुँचा जहाँ पर मेरी ट्रेनिंग होनी थी। फिर वहाँ जब पहुँच गए तो वहाँ बड़े अच्छे लोग मिले, क्योंकि जो मेरे DM थे, DC वहाँ बोलते हैं, जिनके अंडर में मुझे ट्रेनिंग करनी थी, वो गोरखपुर से थे। जो वहाँ के SP थे वो बिहार से थे, जो DFO थे वो भी उत्तर प्रदेश से थे। फिर वहाँ पर बहुत सारे लोग थे जो ऑफ़िस में मिले। ऑफ़िस के बाहर सर्किट हाउस के पास एक छोटा सा मंदिर था जहाँ मैं रोज़ शाम को जाता था, वहाँ बहुत सारे लोग मिले। फिर ऐसा लगा ही नहीं कि कोई ऐसी अनजान अपरिचित जगह आए।
उसने इतने स्नेह के साथ असम ने मुझे अपनाया और वहाँ से जो शुरुआत हुई वो आज तक चल रही है। आज भी मेरा संपर्क बहुत सारे लोगों से बना हुआ है और सुख दुख के तमाम ऐसे क्षण हैं जो मैंने उनके साथ साझा किए हैं। और मैं फिर कहूँगा कि मैं आभारी हूँ असम का और असम के लोगों का, जिन्होंने मुझे इतना स्नेह और आदर दिया। मैंने आशुतोष जी पिछले जो 2-3 सवाल आपसे किए वो मैंने इसलिए किए क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, आज के परिप्रेक्ष्य की अगर मैं आज की बात करूं तो बहुत सारे बच्चे, लाखों बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं। पहले के ज़माने मतलब पहले के आज से कुछ साल पहले 4-5-6 साल पहले लोग अभी भी ये बच्चे भारी तादाद में यहाँ पे आते हैं, पढ़ते हैं, कोचिंग ज्वाइन करते हैं, यहाँ पे रहते हैं, पढ़ते हैं, स्ट्रगल करते हैं। अलग अलग तरीके के अब तो खैर चीज़ों पे बात होने लग गई है। अपने कोई किसी तरीके से मेहनत करता है, कोई डेडिकेशन होता है, किसी में कोई फैमिली प्रेशर के नहीं तुमको आईएएस बनना है, तुमको सिविल्स क्रैक करने हैं, तुमको अपना नाम बनाना है, अस्तित्व बनाना है और सिविल सर्विसेज क्रैक करने से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। अलग अलग बच्चे आते हैं और बहुत आँखों में सपने लेकर के आते हैं ये बच्चे। ऐसे में जो फिल्में दिखाई जाती हैं ना कि एक आईएएस ऑफिसर ने ये कर दिया, आजकल ये फिल्मों में बहुत आम है, आजकल वेब सीरीज़ आ रही है, अब तो खैर बहुत चीज़ें ही आम हो गई हैं। ये जो कहानियाँ बच्चों के सामने परोसी जाती है, इतनी पावर होती है, इतना स्वैग होता है इस पोजीशन में, इतना आपको मान सम्मान मिलता है। ऐसे में बहुत सारे बच्चों को ना अपना पाथ नेविगेट करना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने फ्यूचर से क्या चाहते हैं, या आपका उत्तरदायित्व या आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होने वाली हैं एक सिविल सर्वेंट, एक पब्लिक सर्वेंट होने के बाद, वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं या इस तरीके से आपसे उम्मीदें होती हैं लोगों को। और वो भी बच्चे जो आंखों में सपने लेकर के आते तो हैं, क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं, हर कोई बच्चा सिविल सर्वेंट बन जाए या यूपीएससी क्रैक कर ले या एक देश के प्रीमियम उस पे काम करे पोजीशन पे, ज़रूरी नहीं हो सकता कि ब्यूरोक्रेसी में इस तरीके से चयन हो जाए हर किसी का। उन बच्चों के लिए आप क्या कहेंगे? क्योंकि मेरे जो सवाल थे कि अनसंग हीरोज़ होते हैं, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो हम लोगों को दिया जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो ढिंढोरा पीटने के लिए नहीं दी जाती है। कई चीज़ें हम कर जाते हैं और उसको भूल जाते हैं, वो शायद हम कभी बात ना करें, रिटायरमेंट के बाद अगर कभी ऐसी अपॉर्चुनिटी हो तब शायद हम इन चीज़ों के बारे में बात करें या ना भी बात करें। दैट इज़ सोली एक पर्सन का एक टेक होता है। लेकिन वो जो बच्चे होते हैं कि हाँ कि ये तो फैशन है या इस तरीके से बन जाऊंगा, ये पावर आ जाएगी, उन बच्चों के लिए क्या आप कहेंगे, क्या मैसेज देखिए, रहेगा? जहाँ तक अधिकार की बात है या पावर की बात है, वो तो है। और ये एक ऐसी नौकरी है जहाँ पर आप बहुत अर्ली एज से आप बहुत इम्पॉर्टेंट पोजीशंस होल्ड करते हैं। हमारे ही एक सीनियर थे, वो बोलते थे कि देयर इज़ नो MNC इन द वर्ल्ड विच मेक्स यू अ CEO एट द एज ऑफ 25। तो आप भले ही एक छोटे से सब डिवीज़न के SDM हैं, लेकिन वहाँ पर आप हेड हैं। और फिर उसके बाद 5-6 साल की नौकरी के बाद आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारियाँ, उसके अधिकार बहुत सारे हैं। वो उस ज़िले का मैं कहूँगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट पदाधिकारी है। तो उस अथॉरिटी को कैसे इस्तेमाल करना है, बट ये भी समझना होगा कि वो पावर, वो अथॉरिटी है किस लिए। वो सिर्फ स्वैग के लिए है नहीं। मतलब आप बहुत आकर्षक नज़र आएंगे जब आप कहीं जा रहे हैं, दौरा कर रहे हैं और आप गाड़ी से उतरेंगे और तो आप पास बहुत आकर्षक, बहुत सारे लोग हैं, हाँ, बहुत आपके सारे आगे लोग पीछे। आपको घेरे हुए होंगे, आप बहुत आकर्षक नज़र आएंगे। लेकिन आपको ये भी देखना है कि वो आकर्षण है किसके लिए, वो सत्ता है किसके लिए, वो अधिकार हैं किसके लिए। वो अगर आप अपना काम पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ कर रहे हैं तो आप बहुत बड़े बदलाव कर पाने में समर्थ होंगे, या आप छोटे ही बदलाव सही लेकिन बहुत सार्थक बदलाव कर पाने में समर्थ होंगे। तो मेरा तो अनुरोध है, जो लोग ये तैयारी कर रहे हैं, सिविल सेवाओं में आना चाहते हैं या IAS अधिकारी बनना चाहते हैं, बनिए, क्योंकि इससे अच्छी नौकरी और कोई नहीं है। लेकिन इस नौकरी को सिर्फ ये मानना कि समाज में तुरंत प्रतिष्ठा मिल जाएगी, तुरंत अधिकार मिल जाएंगे,
एक स्वैग आ जाएगा, उसके लिए नहीं। अगर आप अपने वाकई सत्ता की या पावर की या अधिकारों की अर्थ समझते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि वो अधिकार कोई सार्थक बदलाव अगर व्यवस्था में कर सकता है, किसी के जीवन में एक बदलाव ला सकता है, उस वो व्यक्ति जो व्यवस्था के केंद्र में है। क्योंकि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हम पब्लिक सर्विस में जाना चाहते हैं, हम देश में बदलाव, देश और समाज में बदलाव लाना चाहते हैं। अगर वो वाकई कर पाते हैं तो उन्होंने उस प्रयास को, उस यत्न को सार्थक बनाया, जिसे करते हुए वो यहाँ तक पहुँचे। तो मैं तो अपने बच्चों को भी यही प्रेरित कर रहा हूँ कि वो लोग इस सेवा में आएँ, मेहनत करें, यूपीएससी का एग्ज़ाम दें, क्योंकि इससे अच्छा माध्यम नहीं है। कुछ लोग ये भी कहते हैं, बच्चों से बात होती है तो वो ये भी कहते हैं कि हम क्यों आप बनना चाहते हैं, तो हमसे लोग डरेंगे। तो मैंने ये सवाल किया, कौन डरेगा, किसको डराना चाहते हैं? क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। आप अपने काम से क्या करना चाहते हैं? देखिए, एक ही प्रावधान को या एक ही शक्ति को आप डराने के लिए भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी को उठाने और सहलाने के लिए भी कर सकते हैं। अगर आपने किसी का भय दूर किया तो उससे बड़ा उस सत्ता, उस शक्ति का सदुपयोग क्या होगा। एक कोई हारा हुआ, डरा हुआ व्यक्ति है जो शायद किसी शोषण का या किसी अन्याय का शिकार है और वो आपके पास आया है और आपने उसका डर दूर कर दिया, उससे बड़ा उस सत्ता का या उस शक्ति का सदुपयोग क्या होगा। तो किसी को डराने के लिए नहीं। हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं समाज में जिन्हें आपको कानून का भय भी दिखाना पड़ता है। ये भी सच है कि समाज में सब कुछ आदर्श नहीं है। हमारी व्यवस्था या हमारी सामाजिक संरचना या जो जीवन हम जी रहे हैं उसमें सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, ये भी सत्य नहीं है। लेकिन सब कुछ बुरा है, ये भी सत्य से बिल्कुल दूर है। तो हमें जो अच्छा है उसको अच्छा बनाए रखना है और जो बुरा है उससे जितना अच्छा कर सकते हैं उसके लिए कोशिश करना। लोगों के हित में काम करना, लोगों के हित में, जिससे लार्जर गुड ऑफ द सोसाइटी। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और जब आप ये जानते हैं कि आप पब्लिक इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं और लोग भी जानते हैं, तो आपको किसी भी तरह का भय, शंका नहीं होगी। क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं कि डाउट आता है कि हम सही कर रहे हैं, कहीं फंस तो नहीं जाएंगे, कोई मुश्किल तो नहीं होगी। मुझे लगता है कि जहाँ पर भी आपने अवेयर होके दूसरों के लिए काम किया है या बड़े हित के लिए काम किया है, वहाँ आप कभी नहीं फंसते। अच्छा, आईएएस ऑफिसर्स या सिविल सर्वेंट्स को इसका भी डर रहता है कई बार कि अगर हम ये डिसीजन ले लेंगे इस तरीके से तो ट्रांसफ़र भी हमारा हो सकता है, या ट्रांसफ़र हमको हमारे मन मुताबिक, क्योंकि ये सब खबरें भी आती हैं कि हमारे मन मुताबिक नहीं होगा या हमारे मन मुताबिक ट्रांसफ़र हो तो हम इस तरीके से काम कर लें। ऐसे केसेस में क्या होगा? मुझे लगता है कि मेरा निजी अनुभव तो बड़ा अच्छा रहा और मुझे वहाँ पर जो मेरे 20 वर्ष का अनुभव था और यहाँ पर 5.5 वर्ष का अनुभव है, मुझे नहीं लगता कि किसी अच्छे काम को करने में कोई बाधा आई है। थोड़ी बहुत चुनौतियाँ आती हैं, लेकिन उन चुनौतियों से निपटना भी आपको आता है, इसीलिए आपकी मेधा की भी परीक्षा है। अच्छा, मुझे एक और चीज़ आप बताइए आशुतोष जी, जो बच्चे सिविल सर्विसेज नहीं क्रैक कर पाते, क्योंकि आपने बोला कि हाँ एक प्रीमियम नौकरी है, एक देश की एक बहुत प्रतिष्ठित आपको एक पद पर बिठा देती है ये नौकरी, लेकिन ऐसे सपने बहुत बच्चे लेकर के आते हैं और काबिल भी बच्चे होते हैं। अगर नहीं वो बच्चे अपना यूपी ऐसी क्लियर कर पाते हैं, सिविल सर्विसेज नहीं क्लियर कर पाते हैं, ऐसे बच्चों के लिए आप क्या कहेंगे कि उनको निराश नहीं होना चाहिए? क्योंकि वो तमाम युवा जो इस वक्त हमारा ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, उन तक ये पॉजिटिव एस्पेक्ट भी पहुंचना बहुत ज़रूरी है कि ज़िंदगी, जीवन का ये अंत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने खुद ही कहा और मैं तो ये मान के चलता हूँ कि जो इस पार की उदासी है वो उस पार का उजाला है। और जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब आपको लगता है कि एक सपना आपके लिए इतना बड़ा है कि आप उसके लिए सब कुछ झोंक देना चाहते हैं, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहते हैं। युवावस्था में ऐसा होना चाहिए, क्योंकि अगर सपने आपको बेचैन नहीं कर रहे हैं, अगर लक्ष्य आपको बेचैन नहीं कर रहा है, तो वो यौवन का अपमान है।
मैंने एक बार पहले भी कहा है, लेकिन आप तनाव कितना लेना चाहते हैं, क्योंकि एक निश्चित मात्रा में तनाव बहुत आवश्यक है। ये धनुष की डोरी को थोड़ा पीछे खींचेंगे या गुलेल को थोड़ा पीछे खींचेंगे तभी तीर या पत्थर आगे जाएगा, लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा खींचेंगे तो टूट जाएगा। कोई भी परीक्षा, कोई भी लक्ष्य जीवन से बड़ा नहीं है। और ऐसी बहुत सारी घटनाएं सिर्फ यूपीएससी की ही नहीं, बल्कि आईआईटी, जेईई या नीट के एग्ज़ाम, जिसमें बच्चे अपना सब कुछ झोंक देते हैं उस सपने को पूरा करने के लिए, और अपना सर्वश्रेष्ठ देने के बावजूद किन्हीं कारणों से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, जो कि जीवन की सच्चाई है कि अगर 100 सीट हैं और 1000 लोग जो है उसमें शामिल हैं उस प्रयास में, तो 900 लोगों का नहीं होगा। लेकिन जिनका 900 लोगों का नहीं हो रहा है अपने तमाम प्रयासों के बावजूद, अपना सर्वश्रेष्ठ देने के बावजूद, उन्हें निराश होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जीवन से बड़ा कुछ भी नहीं। जीवन ईश्वर की दी हुई ऐसी भेंट है जिसने आपको ऐसी संभावनाएं दी हैं, और ऐसे अनगिनत असंख्य उदाहरण हमारे सामने हैं जहाँ पर किसी क्षेत्र में एक असफल व्यक्ति दूसरे क्षेत्र में जाता हुआ बहुत सफल हुआ। उस क्षण के बीत जाने की प्रतीक्षा अगर आप कर लेते हैं संयम के साथ, धैर्य के साथ, तो आपके लिए एक दूसरा रास्ता खुलता है। दूसरा रास्ता खुलेगा अगर आपके मन का हो जाए, आपको जो सपना आपने देखा है वो पूरा हो जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो कोई दूसरा सच आपका इंतज़ार कर रहा है जो उस सपने से भी ज़्यादा सुंदर है। तो जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण कभी नहीं छोड़ना चाहिए, निराश और हताश कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। आपके इर्द गिर्द आपको ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे, साहित्य में ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे, इतिहास में ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे, जिन्होंने आपको बार बार ये बताया है कि जीवन से बड़ा कुछ नहीं। आपका एक लक्ष्य, एक चुनौती अगर पूरी नहीं होती तो दूसरा है जो आपके लिए ईश्वर ने निर्धारित किया है, जो आपके लिए और अच्छा हो। आशुतोष जी, एक ग्रास रूट लेवल पे काम करके असम में, उसके बाद आप नेशनल स्टेज पे आते हैं, सीएमडी अभी आप सर्व कर रहे हैं, और इसके अलावा भी पिछले 5 सालों में अलग अलग पोर्टफोलियोज़ आपने सर्व किए हैं। ऐसे में जो चेंज है, जो असम से आप निकल करके अलग अलग, क्योंकि उस 20 सालों में तो आपको पूरा वो क्षेत्र आपके अंदर समा गया होगा। 20 साल बहुत होते हैं अपने करियर के वहाँ पे देना। उसके बाद नेशनल आप आते हैं, सेंटर में आप आते हैं, क्या चेंज देखा आपने अप्रोच वाइज? देखिए, कैनवस जो है एक स्टेट में और नेशनल लेवल पे कई जगह पर आप वैसा ही काम करते हैं जैसा वहाँ कर। कैनवस थोड़ा और बड़ा है, और यही इस सर्विस की विशेषता है कि ये राज्य में भी आपको काम करने का अवसर देता है और केंद्र में भी काम करने का अवसर देता है, क्योंकि राज्य का जो अनुभव है वो आप केंद्र में लेके आते हैं, और जो नीति निर्धारण होता है या जो प्रोजेक्ट्स बनते हैं उनमें कहीं ना कहीं वो फील्ड एक्सपीरियंस मददगार होता है, क्योंकि आपने एक्चुअल फील्ड पोजीशंस या सिचुएशंस को देखा है, तो वो एक्सपीरियंस काउंट करता है। मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा फ़र्क आपको नज़र आता है अप्रोच में, क्योंकि अच्छा काम आपको दोनों जगह करना है, काम करने का स्कोप दोनों जगह बहुत है। राज्यों में आप सीधे उस व्यक्ति से जुड़े हैं, केंद्र में जो है आपको राज्यों के माध्यम से भी काम करना है, या उन सेक्टर्स में जो पूरी तरह से केंद्र के अधीन है वहाँ पर एजेंसीज़ के माध्यम से काम करना होता है। तो वो सारी चुनौतियाँ और विशेषताएं हैं जिन्होंने इस सर्विस को इतना वर्सेटाइल बनाया है, क्योंकि आप जैसे आपने कहा कि इस समय मैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का सीएमडी हूँ। 5 साल तक मैं गृह मंत्रालय में था। गृह मंत्रालय में अलग अलग डिविजन्स में काम करने का अवसर मिला। नेशनल सिक्योरिटी, उसके नुआंसेस, उसके एस्पेक्ट्स को देखने का मौका मिला। तो अनुभव मुझे लगता है कि बड़ा व्यापक होता है, और उसी के साथ साथ आपकी दृष्टि, आपका विजन, आपका एक्सपीरियंस और डीप होता जाता है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की जब हम बात करते हैं, वैसे तो क्लैरिटी है ही है कि फूड सिक्योरिटी इंश्योर करना पूरे भारतवर्ष के लिए, लेकिन अगर मैं और आसान भाषा में लोगों के लिए समझाना चाहूँ लोगों को कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का काम
स्टोरेज, प्रोक्योरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़, ये एक परिभाषा हुई, डेफिनेशन हो गई। एक काम को संक्षिप्त में मैंने बोल दिया। लेकिन सिंप्लीफाइड भाषा में, और अगर लोग समझना चाहें कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का क्या काम होता है। आपने अपने प्रश्न में ही इसका उत्तर दे दिया है कि आपको किसानों से एमएसपी पर प्रोक्योरमेंट करना है और उस प्रोक्योरमेंट के बाद में उसका भंडारण सुनिश्चित करना है, स्टोरेज इंश्योर करना है, सेफ़ स्टोरेज इंश्योर करना है, और उसके बाद राज्यों में जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट होता है वहाँ राज्यों तक आपको पहुँचाना है। बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पर कोई गेहूँ या चावल का उत्पादन होता है, बहुत सारे राज्य हैं जहाँ नहीं होता। तो जिन राज्यों में नहीं होता या जहाँ आवश्यकता है वहाँ पर आपको वो पहुँचाना है। तो एक बहुत बड़ा प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज, मूवमेंट और लॉजिस्टिक्स का एक ये ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत फैला हुआ नेटवर्क है। हर राज्य में इसकी उपस्थिति है और पिछले 60 वर्षों से ये फूड सिक्योरिटी के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहा है। तो 1965 में इसकी स्थापना हुई थी और ऐसा भारतवर्ष में ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पर इसकी उपस्थिति ना हो। तो ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी अपनी चुनौतियाँ हैं, इसका अपना स्केल, ऑपरेशंस का स्केल जो है इतना विराट और इतना व्यापक है कि कोई इसकी कल्पना नहीं कर सकता जब तक उसने ना देखा हो। क्योंकि आप देखेंगे जो 2500 लगभग गोडाउन्स हैं जहाँ पर ये स्टोर किया जाता है, फिर साइंटिफिकली स्टोर किया जाता है, उसको किस तरह से जो है आप ये सुनिश्चित करेंगे कि वो जो है सही तरह से उसका भंडारण हो, फिर जो प्रोक्योरमेंट है वो कैसे साइंटिफिकली हो, कैसे जो है उसको मूव किया जाए डेफिसिट स्टेट्स में। तो ये पूरी एक प्रक्रिया, एक पूरी प्रणाली है जो बड़े वैज्ञानिक ढंग से इसका निर्वहन किया जाता है और बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है। भारत को हमेशा कहा जाता है फूड सरप्लस देश है भारत। ऐसे में फिर भी माल न्यूट्रिशन, भूखे जो बच्चे हैं उनको देख करके या एक गैप देखा गया है। पीडीएस का इसमें कितना बड़ा रोल है अभी इस गैप देखिए को 80 फुलफिल करने में? 80 करोड़ लोगों को जो है मुफ्त अनाज दिया जा रहा है और मुझे लगता है कि इससे बड़ी योजना तो कोई विश्व में है नहीं। और छोटे देशों के प्रतिनिधि जब आते हैं और हम लोगों से मिलते हैं या इस विषय पे चर्चा होती है तो उन्हें इस बात का एहसास करने में ही थोड़ा समय बिताना पड़ता है कि कितना बड़ा काम है, इसका स्केल क्या है। तो मुझे तो लगता है कि इस क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम हुआ और कोविड काल में भी इस वजह से भारतवर्ष में उस तरह की समस्या नहीं हुई जो अन्य देशों में हुई। तो ये संस्थाएं हैं या ये नीतियां हैं, ये कार्यक्रम हैं जिस वजह से खाद्य सुरक्षा आज एक सच्चाई है और इस क्षेत्र में जितना अच्छा काम हो सकता है, अब इसमें और कैसे सुधार होने हैं ये हमारे तमाम जितनी भी एजेंसीज़ हैं या हमारी नीति वो लगातार रीओरिएंट होती रहती हैं, रीअलाइन होती हैं। मगर आशुतोष जी, जैसे बारिश का मौसम आ गया, फ्लड आ गया अचानक से, बहुत ठंड में, तो फूड का जो वेस्टेज होता है वो एक बहुत बड़ी चुनौती जिसको एक आम जनमानस भी देखता है कि फूड का वेस्टेज हो गया, एक बहुत बड़ा एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है। उसको एफसीआई कैसे डील करती है? जैसा कि मैंने कहा, वैज्ञानिक पद्धतियां हैं स्टोरेज की और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने की के भी बहुत स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हैं। एआई का या और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है और आईओटी बेस्ड जितने भी टेक्नोलॉजीज़ हैं उनका भी इंट्रोडक्शन किया जा रहा है, एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जैसे जैसे आपके नई तकनीक आती है, प्रौद्योगिकी में विकास होते हैं और बेहतर तरीके सामने आते हैं तो ये सारी व्यवस्थाएं लागू की जाती हैं। और जैसा कि उद्देश्य है कि वेस्टेज कम से कम हो, बिल्कुल ना हो तो आदर्श स्थिति है, कम से कम हो, और जो भी स्टोरेज और मूवमेंट हो बहुत सुचारू रूप से हो, ये पूरी व्यवस्था और ये इसी उद्देश्य के साथ की जाए।
फूड सस्टेनेबिलिटी और जो फार्मर्स के राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एफसीआई का क्या रोल रहता है? एक तो एजुकेशन एंड अवेयरनेस। अब जैसे एमएसपी है, एमएसपी कितना है और एमएसपी पे प्रोक्योरमेंट होता है, ये लगातार जो है अवेयरनेस फैलाई जाती है और ये प्रयास किया जाता है कि कम से कम समय में उनके खाते में जो भी पैसा जाना है वो चला जाए। तो और उसके साथ साथ वो एक बहुत बड़े हितधारक, बहुत बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। और मैंने कहा व्यवस्था के केंद्र में है, एक तो वो किसान केंद्र में है और दूसरा वो व्यक्ति जिसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में वो अनाज मिलना है वो केंद्र में है। तो ये दोनों धुरियों के बीच में ही पूरी व्यवस्था है और इन्हीं दोनों को ध्यान में रखकर हम अगर अवेयरनेस और जितना भी ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम है उसको और चुस्त दुरुस्त करते हैं तो निश्चित रूप से हमें सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। आशुतोष जी, अब मैं बात करती हूँ आपकी किताबों के ऊपर। 9 किताबें आपकी पब्लिश हो चुकी हैं। हमने शो की शुरुआत आपकी कविता से ही की। क्या इंस्पायर किया आपको? आपने एक तो बोला कि आपके जो पिताजी हैं उन्होंने आपको बहुत इंस्पायर किया कि साहित्य की जो नॉलेज है, जो आपको लिटरेचर की नॉलेज है, वो घर से ही आपको मिलने लग गई। लेकिन इसके साथ साथ एक सेल्फ ग्रूमिंग भी होती है किसी सब्जेक्ट को लेकर के। तो आपको कब लगा कि मैं लिख भी सकता हूँ, आई कैन बी एन ऑथर ऑल्सो, मैं कविताएं लिख सकता हूँ? ये तो बहुत बचपन में लगा, लेकिन तब ये भ्रम था, क्योंकि जब आप बचपन में तुकबंदी करते हैं, उसे कविता समझते हैं, तो एक बच्चे का भ्रम होता है। लेकिन शायद ईश्वर आपको उस तरफ ले जाने की प्रेरणा भी दे रहा है जहाँ पहुँचना चाहते हैं। तो अच्छे साहित्य से परिचय कम उम्र में होना, मुझे लगता है कि ये इसका योगदान मेरे पिताजी का ही है, क्योंकि जिस समय उस समय इतने एंटरटेनमेंट के इतने मीन्स भी नहीं होते थे और गर्मियों की छुट्टियां होती थी तो अक्सर हम लोग सिर्फ किताबें पढ़ते थे। अब उस समय अगर आप 7वीं 8वीं में ही प्रेमचंद का पूरा मानसरोवर पढ़ लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको साहित्य के प्रति और रुझान होना स्वाभाविक है। और इसके साथ साथ और अच्छा साहित्य धीरे धीरे जो है, आपने शेक्सपियर के नाटक भी पढ़े, रोमांटिक्स की कविताएं भी पढ़ी, बच्चन प्रसाद निराला और अज्ञेय की कविताएं भी पढ़ी, अच्छे उपन्यास पढ़े। तो जैसे जैसे आप साहित्य से आपका परिचय और गहरा होता है, आपको जीवन की समझ भी जो है वो और गहरी होती। और मेरा, जैसा कि मैंने पहले कहा, मेरा दृढ़ विश्वास है कि साहित्य के माध्यम से आप न केवल अच्छे बने रहते हैं बल्कि दूसरे को भी अच्छा बनाने की सामर्थ्य रखते हैं। ये बात आपने बोली तो कि आप खुद भी अच्छे इंसान बने रहते हैं और दूसरे को भी अच्छा ये तो पता नहीं कि मैं अच्छा हूँ या नहीं। हाँ। और इस बात के लिए तो मुझे दूसरे लोगों के पास जाना होगा ये सर्टिफिकेट लेने के लिए। एक सामान्य मनुष्य हूँ, कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ बुराइयाँ हैं, लेकिन जहाँ तक सह सहानुभूति है, एम्पैथी है या संवेदना है, वो साहित्य ने मुझे और गहरी दी है। एज एन एडमिनिस्ट्रेटर जो आपका रोल रहा है उसमें लिटरेचर का कितना हाँ, बड़ा उसमें साहित्य ने मदद की। और आपको पता ही है कि कविता का जन्म कैसे हुआ था, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि ने जब क्रौंच के जोड़े में से एक का वध आखिर वो कर देता है शिकारी, और दूसरा उसकी वेदना में रो रहा है, उस वेदना की अनुगूंज उनको जब अपने हृदय में सुनाई देती है, और तब उस प्रथम श्लोक का जन्म होता है, मानषाद प्रतिष्ठाम त्वं गम शाश्वती समः यत् क्रौंच मिथुना देकम अवधि काम मोहितम। या जिसको बाद में दूसरे कवियों ने कहा है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। किसी दूसरे की, अपनी पीड़ा का अनुभव करना या अपने दुख से दुखी होना एक सामान्य मानवीय प्रवृत्ति है, लेकिन किसी दूसरे की पीड़ा से इस तरह उद्वेलित होना कि वो पीड़ा आपको अपनी लगे, ये आपको साहित्य सिखाता है। क्योंकि जब आप कविता पढ़ रहे हैं या आप एक अच्छा उपन्यास पढ़ रहे हैं या आप एक किसी चरित्र की विशेषताएं और जटिलताएं समझ रहे हैं, तब आपको वही हो जाना होता है। और मुझे तो लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि देयर इज़ नो रिलीजन बिगर देन कंपैशन।
कंपैशन अगर आपका, और कंपैशन को बोलते भी हैं कि प्रेम का आध्यात्मिक स्वरूप जो है वो करुणा है, और साहित्य के माध्यम से आप अधिक करुण होते हैं। और करुणा जो है आपको जीवन के उस कोमलता से परिचित करवाती है जो आपके अंदर ही होती है, लेकिन बड़े होने के क्रम में या आगे जाने की दौड़ में आप उसको कहीं पीछे छोड़ाते हैं। तो ये संवेदना अगर जागृत रहती है, और संवेदना इस स्तर पर जागृत रहती है कि वो अभिव्यक्त भी हो सके, तो बहुत अच्छा। आशुतोष जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि एज एन एडमिनिस्ट्रेटर और एज एन ऑथर आप अपनी लेगेसी किस तरह से चाहेंगे कि लोग आपको याद रखें? सच पूछिए तो मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे याद रखें। नहीं, लेकिन ये जो किताबें आपने लिखी अब हैं, तो ये किताबें लिखने ये के शब्द पीछे मैं मंशा तो तो ये यही होती है कि एक मैं लेगेसी बना रहे हैं। इसको जो है लेगेसी मैं कतई नहीं बना रहा हूँ, और मुझे तो ये लग रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है वो ईश्वर की कृपा से ही हो रहा है। मेरे इसमें कोई योगदान नहीं। मेरा ये मानना है कि सृजन कार्य बिना उनकी कृपा के नहीं होता, और मैं लाख चाह लूँ मैं कुछ नहीं लिख सकता अगर उनकी अनुकंपा नहीं है। और ये लेगेसी बनाने के लिए तो नहीं, लेकिन हाँ एक बहुत सारे लोगों को कुछ करके अच्छा लगता है। किसी को खेल के अच्छा लगता है, किसी को नाच के अच्छा लगता है, मुझे लिख के अच्छा लगता है। एक तो ये है कि मेरे लिए ये लेखन या अध्ययन ध्यान के बराबर है, क्योंकि वो मुझे बहुत शांत रखता है और मुझे सुख भी देता है। और जब मैं शांत होता हूँ और सुख में रहता हूँ, तब मैं अपना काम भी बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। तो यहाँ कोई भी लेगेसी छोड़ने की मेरी कोई इच्छा, कोई अभिलाषा नहीं है। पहले कहीं मैंने कहा कि हर व्यक्ति, जैसे एक एनालॉजी देते हैं कि एक अक्षर होता है, एक अक्षर की एक शब्द बनने की सामर्थ्य है। एक सार्थक शब्द बन सके वो उसकी यात्रा संपूर्ण हो जाती है। वो शब्द जो है एक सार्थक वाक्य बन सके तो उसकी यात्रा और आगे बढ़ती है। वो वाक्य सार्थक कविता बन सके, सार्थक उपन्यास बने, वो उसकी और यात्रा को और आगे बढ़, और वो महाकाव्य बन जाए, वो उसके लिए और बड़ी सार्थकता है। लेकिन अक्षर बिना महाकाव्य बने अपने आप को महाकाव्य समझने लगता है तो उसके अंदर अहंकार का जन्म होता है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि मैं बराबर इस बात को ध्यान में रखूँ कि जो भी हो रहा है, जो लिखा जा रहा है, जो बोला जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, वो सब उनकी प्रेरणा और उनकी कृपा है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं। आखिरी सवाल, एक जॉब के साथ साथ एक पैशन होना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। और जैसे कुछ लोग कहते हैं कि आपका जॉब ही ऐसा होना चाहिए कि आप अपने पैशन अपनी जॉब से पूरा अगर करें। वो हो तो बहुत अच्छा। कोई अभिनेता बनना चाहता है और वो बन गया और उसी से उसकी जीविका चल रही है तो बहुत अच्छा। कोई लेखक बनना चाहता है और उसी लेखन से उसकी जीविका भी चल रही है तो बहुत अच्छा। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। अक्सर आपकी जीविका और आपकी रुचि या आपका पैशन दोनों अलग अलग होते हैं। जैसा कि मैंने पिछले प्रश्न के उत्तर में कहा, अगर आप ऐसा कुछ काम करते हैं जो आपको डेली स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस देता है, क्योंकि मेरे लिए स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस कोई एसोटेरिक, इनएक्सप्लिकेबल, इंस्क्रूटेबल एक्सपीरियंस नहीं है, बल्कि वो बहुत ही सामान्य अनुभव है कि अगर मैं आपसे या इनसे या उनसे जुड़ा हुआ महसूस कर रहा हूँ, अगर मैं किसी जीव जंतु की पीड़ा, उसकी वेदना का अनुभव कर पा रहा हूँ, अगर मैं ब्रह्मांड के तमाम अवयवों से जुड़ा हुआ महसूस कर पा रहा हूँ, तो मेरे लिए स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस ये मुझे अध्ययन से या लेखन के माध्यम से प्राप्त होता। अगर वो है, अगर मैंने अपने पैशन को उस तरह से साधा हुआ है तो मैं अपना काम भी बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। क्योंकि बहुत सारा आप देखेंगे आपके पास समय की कमी है या आप ठीक से फोकस करके काम नहीं कर पा रहे, वो इस वजह से भी है कि आपके अंदर कहीं बहुत झुंझलाहट या बहुत अशांत है, या आपके अंदर इतना बिखराव है, कि आप उसको समेट नहीं पा रहे हैं। तो साहित्य के माध्यम से मुझे लगता है मैं अपने आप को बेहतर तरीके से समेट पाने में समर्थ हूँ, और चूँकि मैं अपने आप को बेहतर तरीके से समेट पाने में समर्थ हूँ, इसलिए मैं अपना काम भी ठीक ठाक कर पाने की स्थिति में हूँ। कितना सही, कितना गलत, कितना अच्छा, कितना बुरा, कितना महान, कितना
महान नहीं, ये तो नहीं मालूम। और मुझे इस विमर्श में या इस विवाद में या इस प्रश्न में पड़ना भी नहीं, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि मुझे कोई शौक़ नहीं है कि लोग मुझे इस तरह से याद रखें या उस तरह से याद रखें। अगर याद रखते हैं और मैं उनको किसी मुस्कुराने की कोई वजह दे सकता हूँ तो उतना ही बहुत है, इससे अधिक की और आकांक्षा नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी। आज जैसा कि मैंने शो की शुरुआत में ही कहा था कि ये मंथन में पहली बार है कि हम सिविल सर्वेंट से बात करते हैं, हम यूपीएससी के बारे में बात करते हैं, हम एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के बारे में बात करते हैं, जॉब की जर्नी के बारे में बात करते हैं, लेकिन साहित्य और एडमिनिस्ट्रेटर एज एन एडमिनिस्ट्रेटर जो सर्विसेज हैं उसके बारे में बात आज पहली बार करी है, क्योंकि मैं भी समझना चाहती थी कि एक साहित्य, एक लिटरेचर कैसे मोल्ड कर सकता है एक एडमिनिस्ट्रेटर को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शो पर आने बहुत बहुत धन्यवाद स्मृति जी, आपका और आपकी टीम के सभी सदस्यों का बहुत बहुत आभार। इतने ध्यान से और इतने संयम के साथ आपने मुझे सुना और मुझे अवसर दिया कि कुछ बातें आपके साथ साझा करूं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल जागरण मंथन में इतना ही। नमस्कार।